11th के गणित में जो पहला अध्याय है वो है समुच्चय। क्या है? समुच्चय, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से संबंध फलन है, त्रिकोणमिति है ना, कैलकुलस है, सांख्यिकी है। तो आगे जाके हम ये सभी अध्याय को क्या करेंगे? सिस्टमैटिक रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए क्या है समुच्चय। और क्या समुच्चय अपन लोग जानते हैं या सुने होंगे, पहले तो सिलेबस में था, 9th-10th में आता था जब हम लोग पढ़ते थे। लेकिन अब जो है समुच्चय 9th-10th में नहीं देखे, डायरेक्ट 11th में दे दिया है ना। तो इस कारण से विद्यार्थियों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समुच्चय जो है बहुत आसान चीज है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा ना। तो समुच्चय कहते किसको है? तो बड़ी साधारण शब्द में कि अगर आप कक्षा में बैठे हुए हैं, कहाँ पे बैठे हुए हैं? कक्षा में बैठे हुए हैं, तो कक्षा में जितने भी लड़के तथा लड़कियां हैं, सभी विद्यार्थियों का ग्रुप, सभी लड़के लड़कियों का ग्रुप क्या कहला जाएगा? एक तरह का समुच्चय कहा जाएगा। जिसको हम क्या कह सकते हैं कि कक्षा में बैठे विद्यार्थियों का समुच्चय, कक्षा में बैठे विद्यार्थियों का समुच्चय, है ना। ठीक है, ये चीज है। अगर मान लीजिए कि कहीं पे है ना भीड़ है, बाजार में भीड़ है ना, तो वहां पे क्या बोलेंगे कि बाजार में लोगों का समुच्चय, बाजार में लोगों का समुच्चय, है ना। इसी तरह से मतलब वहां पे एक ही प्रकार के बहुत सारे सामान होंगे, उसको क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। जैसे आप दुकान में जाकर देखते होंगे तो दुकान में क्या होता है कि जैसे बिस्किट है, तो बिस्किट पूरा एक प्रकार के एक रैकेट में रखे रहते हैं, एक बॉक्स में रखे रहते हैं। टॉफी है तो टॉफी पूरा एक बॉक्स में रखे रहते हैं। हम वहां पे ये कह सकते हैं कि ये जो बॉक्स है क्या है? बिस्कुटों का समुच्चय। ये जो चॉकलेट है ना, टॉफी है, क्या बोलेंगे कि टॉफी क्या है? टॉफी क्या है? समुच्चय। क्या है? टॉफी क्या है? समुच्चय। इसी तरह से इसे डिफाइंड किया गया, परिभाषित किया गया। आप बोलोगे कि समुच्चय का तो परिभाषा क्या दे सकते हैं? तो बड़ा साधारण सा बोल सकते हो कि समुच्चय क्या है? एक सुपरिभाषित, है ना, सुपरिभाषित और सुसंगठित एक संग्रह, सुपरिभाषित और सुसंगठित एक संग्रह। अब बोलोगे कि सुपरिभाषित और सुसंगठित, सुपरिभाषित और क्या चीज? सुसंगठित और सुसंगठित। इसका मतलब क्या हुआ? सुपरिभाषित मतलब उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, है ना। और सुसंगठित मतलब हुआ क्या चीज? कि वो पूर्ण रूप से वो व्यवस्थित होने चाहिए। अगर मान लो कि हमने कहीं पे एक ऐसा जगह पे किताब भी रख दिए, कलम भी रख दिए, कॉपी भी रख दिए, चॉकलेट भी रख दिए, बिस्कुट भी रख दिए, उसको समुच्चय नहीं बोल सकते, क्योंकि वो क्या है? अनेक प्रकार के सामानों से क्या हुआ? घिरा हुआ है। और उसको हम समुच्चय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो सुपरिभाषित नहीं है। किसका समुच्चय कहोगे? कलम का कहोगे कॉपी छूट जाएगा, चॉकलेट का कहोगे बिस्कुट छूट जाएंगे, है ना। सुसंगठित भी नहीं है, पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं है, तो उसको समुच्चय नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब क्या चीज? कि पूर्ण रूप से वो परिभाषित हो कि चॉकलेट का समुच्चय है, बिस्किट का समुच्चय है, कक्षा में बैठे विद्यार्थियों का समुच्चय है। अगर 11th में कोई 11th का कक्षा का विद्यार्थी है, क्या बोलोगे कि 11th की कक्षा का विद्यार्थियों का समुच्चय, है ना। अगर मान लो कि हम बोल रहे कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय, बिल्कुल बोल सकते, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, है ना। महीनों का समुच्चय बोलोगे, महीने क्या बोल सकते हैं? महीने कितने होते हैं साल में? 12, तो 12 महीने, है ना। तो महीनों का समुच्चय, है ना। तो इस तरह से इसे बोल सकते हो, क्या चीज? समुच्चय, है ना। तो समुच्चय जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है ना। समुच्चय जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है, क्योंकि समुच्चय से ही लगभग हर चीज को क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है, संबंधित मतलब उसको व्यवस्थित किया जाता है। अगर मान लीजिए आप दुकान पे गए, है ना, अगर उस किताब कॉपी की दुकान पे, चाहे किसी भी, मान लीजिए किताब कॉपी की दुकान पे गए और उन्होंने किताब कॉपी को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करके नहीं रखा, पूरा सबको एक ही मिला दिया। आप बोलिएगा कि ये किताब चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा मेहनत करने पड़ेंगे, खोज कर देने में। अगर उन्होंने पहले ही रैक बना दिया कि इस कक्षा की किताब इस रैक में, इस कक्षा का किताब इस रैक में, है ना, मोटा वाला कॉपी इस रैक में, पतला वाला कॉपी इस रैक में, 50 रुपया वाला कॉपी इस रैक में, तो क्या होगा? आप जैसे बोलिएगा
कि हमको इससे अच्छा कॉपी किताब चाहिए, वो आराम से निकाल के दे देगा। बोलिएगा मोटा वाला कॉपी चाहिए तो आराम से निकाल के दे देगा। बोलिएगा 50 रुपया वाला कॉपी चाहिए तो आराम से निकाल के देगा। तो उसको क्या हो रहा है, एक्सेस करने में, आपको सुविधा देने में उसको बहुत ज्यादा मदद मिल रहा है ना। तो क्या बोलिएगा कि समुच्चय जो है हमारे दैनिक जीवन में हर वर्ग के लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण काम है, बड़ी महत्वपूर्ण काम है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, कह समुच्चय और उसका निरूपण, समुच्चय और उसका निरूपण। तो आप समुच्चय को निरूपित कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये है ना, ये समुच्चय इस प्रकार लिखा जाएगा, है ना। तो देखिए समुच्चय और उसका निरूपण में जो है, ठीक, किसी भी समुच्चय को पूर्ण रूप से दो तरीके से निरूपित किया जाता है। कितने तरीके से, दो तरीके से, है ना। उसका निरूपण जो है दो तरीके से होता है। एक होता है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। एक होता है सारणीबद्ध विधि, सारणीबद्ध विधि, ठीक है। ये चीज है। अब देखिए समुच्चय निर्माण विधि जो है ना, इसमें बड़ा आसान है इसको समझना, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के भौवेल अक्षर का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के भौवेल अक्षर का समुच्चय, है ना। इंग्लिश वर्णमाला अल्फाबेट जो है उसको क्या बोलते हैं, भौवेल का समुच्चय। क्या बोलोगे, इसको लिखोगे क्या चीज कि अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, कैसे, स्वर का समुच्चय, स्वर का समुच्चय, ठीक है। ये बोल सकते हो, या आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, ये हो गया क्या, उसके गुण को वर्णन करते हैं, उसकी क्या किया, उसका जो गुण है उसके गुण को क्या किया है, वर्णन कर दिया, बड़ाई कर दी है उसका, है ना। ये चीज है, प्रॉपर्टी बताया उसका, क्या बताया, उसके प्रॉपर्टी को जब एक्सप्लेनेशन करके निरूपित करोगे समुच्चय को, तब क्या कहेंगे उसको, समुच्चय निर्माण विधि। क्या कहेंगे, समुच्चय निर्माण विधि। आपको ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। अब देखिए क्या है, सारणीबद्ध विधि। क्या है, सारणीबद्ध विधि। सारणीबद्ध विधि में आप क्या करोगे, है ना, इसी चीज को क्या लिखना है, सारणीबद्ध में ए ई आई ओ यू। अब भौवेल पांच से ज्यादा होता नहीं अंग्रेजी अल्फाबेट में, है ना। तो ए ई आई ओ यू इस तरह से क्या लिख दिए, सारणीबद्ध में लिख दिए, ठीक है। तो सारणीबद्ध क्या होता है, इस तरह से। अब देखिए एक एग्जांपल और समझिए थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं क्या चीज, प्राकृत संख्या का समुच्चय, प्राकृत संख्या का समुच्चय, ठीक है। तो प्राकृत संख्या का जो समुच्चय है, ये क्या हो गया, अगर इस रूप में लिख रहे हो आप, तो ये क्या हो गया, समुच्चय निर्माण विधि हो गया। मतलब उसके गुण को बताते हुए हम क्या कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज है। अब क्या है, सारणीबद्ध विधि में अगर इसी को क्या लिखना है, सारणीबद्ध विधि में लिखना है। किसमें लिखना है, सारणीबद्ध विधि में लिखना है। इसको आप अगर सारणीबद्ध विधि में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, आपको पता है, क्या पता है कि प्राकृत संख्या का जो समुच्चय है वो किससे होता है, 1 से चालू होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 जहां तक ले जाना है आपको वहां तक आप बिल्कुल ले जा सकते हो, ठीक है। ये चीज है। तो ये क्या हो गया, प्राकृत संख्या का समुच्चय। ये क्या हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय। तो इस ये कौन सा रूप हो गया, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। ये क्या हो गया, सारणीबद्ध विधि। क्या हो गया, सारणीबद्ध विधि। देखो इंग्लिश में इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं, सेट BUILDER, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है रोस्टर फॉर्म, ROASTR। देख लीजिएगा स्पेलिंग, रोस्टर फॉर्म, है ना। इसे इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए, बिल्कुल, क्या क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये कर्ली ब्राइसेस में लिखे हो, बड़ी ब्राइसेस में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कोमा दिए हो, ये सब तो बताए नहीं हो, और छोटी लिखे हो, बड़ी भी क्या लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको समझना है अपन को कि समुच्चय को निरूपित कैसे करोगे, समुच्चय को निरूपित कैसे करोगे, समुच्चय का ना निरूपित कैसे करोगे ना। तो ये तो हो गया समुच्चय के प्रकार, एक तरह से ये कर लो, है ना। तो समुच्चय का दो प्रकार से निरूपण हो गया,
अब निरूपण में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या अच्छी तरीके अपनाने पड़ेंगे, निरूपण के तरीके, निरूपण के तरीके। है ना। देखिए सबसे पहले जब समुच्चय आप निरूपित करोगे, ठीक है, तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, कौन सी से, बड़े अक्षर से लिखोगे, बड़े अक्षर ना, बड़े अक्षर में लिखोगे, ठीक है। दूसरा, समुच्चय के अवयव को, समुच्चय के अवयव को, है ना, अंग्रेजी के छोटे वर्णमाला, अंग्रेजी के, अंग्रेजी अक्षर के छोटे वर्णमाला, ठीक है। समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी अक्षर के छोटे वर्णमाला के रूप में लिखोगे, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर, ठीक है। अब जो तीसरा नियम है इसका, जो तरीका लिखने का, समुच्चय के अवयव को, समुच्चय के अवयव को, अवयव को कर्ली ब्रैसेस के अंदर, है ना, किसके, कर्ली ब्रैसेस के अंदर, है ना, अवयव को, समुच्चय के अवयव को कर्ली ब्रैसेस के अंदर, है ना, कोमा से सेपरेट करोगे, कोमा से क्या करोगे, अलग करके लिखोगे, ठीक है, ये चीज है। तो ये सभी चीज क्या करनी है आपको, समुच्चय जब लिखोगे तो ये सब चीज छोटी छोटी बात को ध्यान रखना, ये समुच्चय का निरूपण है। जैसे देखिए अभी एगो हम यहाँ पे एक क्या लिखे हैं, ये वाला प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्या को किससे सूचित किया जाता है, n से सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, n से सूचित किया जाता है। तो n बराबर क्या बोलोगे, छोटी n नहीं बोलोगे, नोट स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर डिनोट करोगे, तो कैपिटल लेटर क्या हो जाएगा, है ना, ये हो गया समुच्चय का निरूपण, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, है ना। और इसमें इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, जो इसके अवयव है उसको सेपरेटेड बाय कोमा। देखो क्या कह रहा है, पहले एक बार और थोड़ा ध्यान से, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में किसका निरूपण करोगे, समुच्चय का, किसका निरूपण करोगे, समुच्चय का। समुच्चय के अवयव को किससे करोगे, अंग्रेजी अक्षर के छोटे वर्णमाला से, किससे, अंग्रेजी अक्षर के छोटे वर्णमाला से, ठीक है। और समुच्चय के जो अवयव है उसको कर्ली ब्रैसेस के अंदर किसके द्वारा लिखोगे, अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्या कह रहा है कि अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह, क्या कह रहा है, जे अक्षर से, किसे, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से कौन कौन से महीने चालू होते हैं, जनवरी, जून, जुलाई, है ना, 3 ही महीना चालू होता है। तो 3 महीनों का क्या बोलोगे, समुच्चय, क्या बोलोगे, समुच्चय। तो ये क्या बोलोगे कि ये समुच्चय है, क्या है, समुच्चय है, समुच्चय है, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखोगे कि समुच्चय है। पूछेगा क्यों है, क्योंकि ये क्या है, निश्चित है, वेल डिफाइंड है कि जनवरी और जुलाई और जून 3 ही महीना चालू होगा जैसे, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए क्या बोलोगे, अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए जरा सोचिए आप कि किसी भी 10 लेखक का नाम लेंगे, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ नाम प्रेमचंद का, है ना, मेरे फेवरेट प्रेमचंद है, कभी रविंद्रनाथ टैगोर है, नामधारी से दिनकर है, तो किसी के लिए फणीश्वर नाथ रेणु है, तो उसका नाम छूट जाएगा, उससे उसका नाम उसका छूट जाएगा। तो फणीश्वर नाथ रेणु ऐसा थोड़ी नहीं कि प्रभावशाली लेखिका है, बिल्कुल है ना। तो क्या बोल सकते हो कि इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, निश्चित अर्थ नहीं है, निश्चित अर्थ होना चाहिए। 10 प्रभावशाली लेखक किसको लोगे, किसी 10 को लोगे अगर मैं छूट जाएगा, क्यों, वो प्रभावशाली नहीं है, बिल्कुल वो प्रभावशाली हो सकता है ना। कि किसी आदमी को मैं पसंद करता हूँ तो किसी को आप उसको पसंद नहीं कर सकते, हो सकता है आप जिसको पसंद करते हो उसको मैं नहीं पसंद कर सकता हूँ, है ना। तो बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए क्या बोलोगे कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह करना क्या है, संभव नहीं है, क्या है, संभव नहीं है। तो क्या बोलोगे कि यह समुच्चय नहीं है, क्या है, यह समुच्चय नहीं है, ठीक है।
अब देखिए अगला जो है कह रहा है कि विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह। बात वही हो गई भाई, चलो मैं मानता हूँ मेरे लिए सचिन तेंदुलकर सबसे बेस्ट है, कोई कहेगा नहीं मेरे लिए धोनी सबसे बेस्ट है, कोई कहेगा धर्मवीर बेस्ट है। किसको मानोगे सबसे सर्वश्रेष्ठ 11? नहीं कर सकते, ये चीज नॉट प्रिडिक्टेबल, ये डिफाइन नहीं है, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते हो, है ना। ये क्या बोलोगे कि यह समुच्च नहीं है, यह समुच्च नहीं है ना, ये चीज है। क्लियर? ठीक है। अब क्या करा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बिल्कुल, आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे? ज्यादा से ज्यादा 70, 100, है ना। अब उसमें लड़के भी होंगे, उसमें लड़कियां भी होंगी, है ना। तो उसमें क्या है, जो लड़के लड़कियां हैं वो निश्चित है, तो क्या है, निश्चित है, आराम से आप गिन सकते हैं उसमें, है ना। और क्या वेल डिफाइंड है, सिर्फ लड़के का संग्रह पूछ रहा है ना, ये चीजें क्या बोलोगे कि यह समुच्च है, क्या है, समुच्च है, ठीक है, ये चीज है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। देखिए प्राकृत संख्या जानते हो कहां से चालू होती है? 1 2 3। गिनती की संख्या को क्या कहते हो? प्राकृत संख्या कहते हो। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं अपन? प्राकृत संख्या कहते हो। तो प्राकृत संख्या का 100 से कम कहां तक जाएगा? 1 से 99 तक जाएगा। तो 1 से लेके 99 तक क्या है? एक पैटर्न में है, सीक्वेंस में है, और क्या सुपरिभाषित है ना। तो बोल सकते हो क्या चीज कि ये समुच्च है, क्या है, समुच्च है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों के संग्रह। अब लेखक साहब प्रेमचंद्र हैं, तो उन्होंने ऐसा थोड़ा है कि अनेक इतना उपन्यास लिख दिया कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसको गिना नहीं जा सकता। तो उसके जो उपन्यास है 10 होंगे, 20 होंगे, 5 होंगे, 50 होंगे, इससे ज्यादा हो नहीं सकते हैं। तो क्या बोलोगे, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या है? समुच्च है, क्या है, समुच्च है, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हो। सेट है ना, अंग्रेजी में सेट बोलते हैं समुच्च को। कह रहा है कि इस सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब बताओ 4 6 8 10 है ना, ये क्या है, समुच्च है। क्योंकि 2 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा, 8 आएगा, है ना। तो ये क्या बोलोगे कि 2 4 6 8 10 12 है ना 16 की। देखिए पैटर्न निश्चित है ना, दोनों सब के बीच 2 2 का अंतर है ना। और क्या है, सब 2 से विभाजित होने वाला भी है। तो क्या कर, समुच्च कहता ही है क्या होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए, किसी चीज़ से परिभाषित होना चाहिए और निश्चित रूप से व्यवस्थित होना चाहिए। तो उसको क्या बोलोगे? समुच्च बोलोगे। तो ये बिल्कुल समुच्च है ना। करें इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। देखिए अब जो ये अध्याय अपना पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.1, तो और इसमें आएगा 1.2 1.3, इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे ऐसा थोड़ा है कि अनगिनत प्रश्न आएंगे, चाहे प्रश्न परिभाषित नहीं होगा, है ना। ठीक है, अब ऐसा थोड़ा ये समुच्च का है तो इसमें बीजगणित का क्वेश्चन दे देगा, अलजेब्रा का क्वेश्चन देगा, नहीं दे सकता है ना। तो इसमें समुच्चय का क्वेश्चन देगा इस अध्याय में। तो इसको क्या बोलोगे कि यह समुच्च है, क्या है, यह समुच्च है। तो यहाँ से क्या लिख दोगे कि समुच्च है, समुच्च है, और यहाँ पे भी समुच्च है। कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह। चलो भाई बात वही हो गई कि सबसे अधिक खतरनाक किसको मानोगे? किसी के लिए सांप खतरनाक है, किसी के लिए कुत्ता भी खतरनाक हो सकता है, किसी के लिए बाघ खतरनाक है, तो किसी के लिए है ना चीता भी खतरनाक हो सकता है। बस समझ रहे हो? तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप नहीं बता सकते हो कि कौन सा खतरनाक है, इसमें डिसाइड ही नहीं कर सकते हो सबसे 10 खतरनाक कौन है। हमारे समझ से 10 खतरनाक ये होंगे, आपके समझ से कुछ और होंगे, है ना। तो ये नहीं बोल सकते हो। तो क्या बोलोगे कि यह समुच्च नहीं, यह समुच्च नहीं है ना, ये चीज़ है। देखिए समुच्च कभी भी पूछे ना कि ये समुच्च है कि नहीं है, तो अब बस आप उसका जो है ना समुच्च का जो परिभाषा है उसको पकड़ो। क्या पकड़ोगे कि समुच्च का परिभाषा कहता है इट इज वेल डिफाइंड, है ना। क्या है? वेल डिफाइंड है, वो परिभाषित होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए? बेस्ट रूप में, मतलब अरेंजमेंट होना चाहिए, उसका अरेंजमेंट अच्छे तरीके से होना चाहिए, तब जाकर वो समुच्च कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ें। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि मान लीजिए, माना कि a बराबर इतना, आपके किताब में दिया हुआ है ये a बराबर 1 2 3 4 5 6 समुच्च दे दिया। कह रहा है कि रिक्त स्थानों को एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट से भरिए। अब देखिए, अब बोलिएगा सर ये एप्सिलॉन क्या है? सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा ना आपको। एप्सिलॉन मतलब क्या होता है कि ये उसका सदस्य है, वो उसका सदस्य है।
जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी कक्षा में आया मेरे पास, है ना, नया विद्यार्थी है, तो उसको अभी क्या बोल सकते हैं कि वो मेरे कक्षा का सदस्य नहीं है। अगर नया विद्यार्थी आया तो क्या बोल सकते हैं उसको, कभी वो मेरे कक्षा का सदस्य नहीं है। जैसे ही वो एक दिन पढ़ लेगा तो उसके बाद क्या बोलेंगे, हाँ ये मेरे कक्षा का सदस्य है, ये मेरे कक्षा का सदस्य है। तब उसको किससे सूचित करोगे, एप्सिलॉन से। किससे सूचित करोगे, एप्सिलॉन से, है ना। बोलेंगे कि राजीव, जो कुछ भी नाम, जैसे मान लीजिए राजीव है, बोलेंगे कि राजीव एप्सिलॉन, राजीव बिलोंग कहाँ पे, हमारे कक्षा में बिलोंग कर रहा है, हमारे कक्षा से संबंधित है। कब, जब वो कम से कम एक कक्षा मेरा क्लास अटेंड कर लिया तब, है ना, ये चीज़ है। तो अगर नहीं किया तो क्या बोलेंगे कि वो मेरे कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, तो उसको एप्सिलॉन को क्या कर दोगे, काट दोगे, है ना। जैसे बोलते हो ना कि बराबर, जैसे बोलेंगे कि 2 बराबर 2 है तो बोलोगे बिल्कुल सर सही बात है। जैसे बोलेगा कि 2 बराबर 2 है, नहीं बोलोगे सर गलत बात है, नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। तो 2 नॉट इक्वल्स टू 3, वही चीज़ है यहाँ पे, है ना, ध्यान से समझना आपको। तो मतलब बताता क्या है कि वो सदस्य है या नहीं है। अगर सदस्य है तो ये चिन्ह लगाओगे, है ना, और सदस्य नहीं है तो एप्सिलॉन को काट के चिन्ह लगाओगे। अब देखिए 5A में है, देखिए ये जो समुच्च है मेरा, ये समुच्च में 5 है, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या बोलोगे, ये है इसका सदस्य, तो यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए 8 है, 8 इसमें दिख रहा है आपको कहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो क्या बोलोगे कि 8 जो है इसका सदस्य नहीं है। ठीक है। अब देखिए 0 कह रहा है, 0 है, तो देखिए 0 दिख रहा है, 0 नहीं है उसमें, तो क्या बोलोगे, इसमें 0 है कहीं, नहीं है, तो बोलोगे कि 0 इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो 4 है, तो 4 बोलोगे इसका सदस्य है, बिल्कुल देखो 4 इसमें आपको दिख रहे होंगे, तो क्या बोलोगे कि 4 सदस्य क्या है, नहीं है। 4 सदस्य क्या है, सॉरी 4 है ना, तो 4 बोलोगे कि सदस्य है। ठीक है। अब देखिए 2 दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, तो 2 में क्या बोलोगे कि 2 सदस्य है इसका। फिर देखो 10 दिख रहा है इसमें कहीं आपको, नहीं दिख रहा है, तो क्या बोलोगे कि 10 इसका सदस्य नहीं है ना। तो इस तरह से आप इसको, बड़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन सीखना पड़ेगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे मैथ में अनेक बार इसका उपयोग किया जाता है, बहुत जगह यूज़ किया जाता है, तो विद्यार्थी को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ कक्षा में, बहुत बार विद्यार्थी से पूछता हूँ ये चिन्ह क्या है, उसको ध्यान नहीं रहता कि ये चिन्ह कहता क्या है ना। कैलकुलस में बहुत जगह उपयोग होते हैं, बहुत धड़ल्ले से इसका यूज होता है ये चिन्ह का, है ना। तो आपको ध्यान रखना ये चिन्ह का मतलब है सदस्य है कि नहीं है। अगर है तो वो बिना कटा हुआ होगा, अगर, है ना, बिना कटा हुआ। अगर सदस्य नहीं है तो चिन्ह क्या करोगे, एप्सिलॉन को काट दोगे। क्या बोलते हैं उसको, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ग्रीक लेटर है। दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप किसको बोलते हैं, याद करो, आपको बताए थे सारणीबद्ध रूप में। किस रूप में लिखना है आपको, सारणीबद्ध के रूप में। तो अब सारणीबद्ध में लिखना है, किस रूप में लिखा हुआ है, ये समुच्च निर्माण विधि में। किस में लिखा हुआ, समुच्च निर्माण विधि में। तो देखिए सारणीबद्ध में लिखा हुआ है, तो इसको किस में लिखना है, सॉरी समुच्च निर्माण में है, तो किस में लिखना है आपको, रोस्टर में। किस में लिखना है, रोस्टर में, यानी सारणीबद्ध में। ठीक है, बड़ा आसान है, कर्ली ब्रेसेस खींच दो आप। ठीक है। अब क्या कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स, क्या पढ़ोगे इसको, एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स एक्स का क्या है, संबंध है। तो एक्स एक्स एक क्या क्या पूर्णांक है, और -3 से बड़ा एक्स और 7 से छोटा, है ना। एक होता है इनइक्वलिटी करके, है ना, चैप्टर है गणित में, 11th क्लास में ही है, आप ही के क्लास में है, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा क्या चीज़ कि इनइक्वलिटी कैसे क्या होता है ना। यहाँ पे अभी फ़िलहाल आपको समझना है कि ये जो x है इसका मतलब क्या हुआ कि -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। क्या है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो देखिए पूर्णांक किसको कहते हैं, जो भी संख्या है, -1 -2 -3 -5 1 2 3 4 5, ये सब 0, ये सब क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। तो -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2, क्या हो जाएगा, क्या बोलोगे आप, -2, सॉरी -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, किसे कह रहा है, 7 से छोटा, तो कहाँ तक लिखोगे, -2 से लेके कहाँ तक, 6 तक, है ना, कहाँ तक, 6 तक। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि x सच दैट x संख्या क्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या। देखिए अब आपको जानना चाहिए कि प्राकृत संख्या जो है कि क्या होता है, 1 से गिनती होती है, उसकी 1 से चालू होती है, यानी गिनती की संख्या को कहते हैं। तो 1 से चालू तो करोगे, 1 से चालू करोगे, लेकिन क्या कह रहा है कि 6 से कम, कहाँ तक जाओगे, बिल्कुल जहाँ तक सोच रहे हो ना आप कि 5 तक, तो 5 ही तक जाएंगे, क्योंकि 6 से कम कह रहा है, 6 से कम कह रहा है। ठीक है, ये चीज़ है।
अब देखो तीसरा जो कह रहा है कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितने हैं 8 है। देखो अब आपको ऐसा संख्या सोचना है जिसका योगफल 2 अंक का योगफल 8 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, कह रहा है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल क्या है 8 है। प्राकृत संख्या सोचना है आपको। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 से चालू करोगे तो 1 0 तो होगा नहीं, 1 2 3 4 5, तो मिनिमम कौन सा होगा 3 और 5। 3 और 5 अगर आप जोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा, वो प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो 3,5 आप क्या बोल सकते हो, क्या है ये, है ना। इसका 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका योग कितने हो जाएगा 8 हो जाएगा। 5 3 8 जोड़ोगे तो ठीक है, ये चीज़ है। डी नंबर देखो क्या कर रहा है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 के क्या है भाजक है। अब आपको अभाज्य संख्या पता होगा, है ना। क्या होते हैं अभाज्य संख्या, जो या अपने खुद से डिविजिबल होते हैं, भाज्य होते हैं, या किससे होते हैं अपने से, एक से होते हैं। किसे होते हैं, एक से भाज्य होते हैं या अपने से होते हैं ना। तो ठीक है, तो अभाज्य संख्या का क्या कर रहा है भाजक, 60 का भाजक है। तो देखिए 60 किससे भाग लग जाएगा, 60 में 1 से भाग लग जाएगा, एक अभाज्य संख्या है। 2 से भाग लग जाएगा, 2 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। 30 दूना 60, फिर 3 से भी लग जाएगा, 3 अभाज्य संख्या है, ठीक है। 4 से तो भाग लगेगा 12 चौका 60, लेकिन सॉरी 15 चौका 60, सॉरी 15 चौका 60, लेकिन 4 क्या है भाज्य है, ये अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 क्या है भाज्य संख्या। किससे भाज्य है 4, 2 से भाज्य। किससे भाज्य है, 2 से भाज्य है, इसलिए 4 नहीं होगा। 5 है बिल्कुल, 12 5 60, 5 से हो रहा है तो 5 क्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसी तरह से 6 से तो भाज्य है 10 6 60, लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य है। किससे भाज्य है, 2 और 3 से। किससे भाज्य है, 2 और 3 से। इस बात को आपको ध्यान रखनी है। 7 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 10 भाज्य है। उसके बाद 10 के बाद तो जितने भी जाओगे लगभग सब भाजी होगा। तो क्या बोल सकते हो, 1 2 3 4 5 क्या है, ये 60 के अभाज्य संख्याओं के भाजक है। क्या है, अभाज्य संख्या के भाजक है ना, ये चीज़ है। अब देखिए ई नंबर जो कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए इसका बड़ा लॉजिक है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। समुच्चय में कभी भी अक्षर को रिपीट नहीं किया जाता है, याद रखना आपको। चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, अंग्रेजी के अक्षर हो, या क्या हो, या 1 2 3 4 5 संख्या हो, कोई भी संख्या हो, माइनस में हो प्लस में हो, वो 2 बार लिखा नहीं जाता, डबल रिपीटेशन उसका नहीं होता है ना। तो जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या लिखोगे, टी लिखोगे, आर लिखोगे, आई लिखोगे, जी लिखोगे, है ना। उसके बाद ओ लिखोगे, फिर एन लिखोगे, फिर जाके ओ, देखो फिर ओ है तो ओ एक ही बार लिखाएगा, है ना। चाहे कितना भी बार हो, जब समुच्चय लिखोगे सारणीबद्ध रूप में तो उसके अंदर संख्या एक ही बार लिखा जाता है, चाहे संख्या हो चाहे क्या हो, लेटर हो, है ना, अक्षर हो। तो यहाँ पे ओ हो गया, और इसके बाद एन, फिर ओ है तो होगा नहीं, फिर क्या है एम, तो एम बिल्कुल लिख सकते हो। फिर टी है, फिर ई है, ई नहीं लिखे हो, फिर ई लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जाके क्या लिखोगे आप, ई के बाद क्या है टी, टी पहले लिख चुके हो, आर तो आर ये पहले लिख चुके हो, है ना, और वाई तो वाई लिखोगे। देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और आनी चाहिए कि बोलोगे कि सर आपने बताए थे कि इसके अवयव को बड़े अक्षर से नहीं लिख सकते हैं, छोटे अक्षर से लिखते हैं, फिर आपने बड़ा क्यों लिखा है ना। तो देखिए इसमें मैंने अपना मन से नहीं लिखा, ये किताब ने दिया हुआ है ना, ये किताब में दिया हुआ बड़े अक्षर में, तो बड़े अक्षर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं चाहते हो तो आप छोटे में भी लिख सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये अपना मन से जब लिखोगे ना तो समुच्चय को हमेशा बड़ा अक्षर से और उसके अवयव को हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षर से निरूपित करोगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब क्या करा कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखो यहाँ पे बेटर के लिए फिर वही बात कि रिपीट नहीं करनी है आपको, है ना। क्या लिखना है, बी, फिर ई, फिर टी, टी डबल बार है तो एक ही बार लिखाएगा, फिर ई है नहीं लिखाएगा, फिर आर है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसको निरूपित कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज़, इसका सारणीबद्ध रूप, किसका सारणीबद्ध रूप हो गया। देखिए अब जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समुच्चय निर्माण में लिखिए। अभी आप क्या पढ़े हो, रोस्टर में लिखे हो, समुच्चय निर्माण में लिखा हुआ था, और किस में लिखे हो, रोस्टर में, सारणीबद्ध रूप में, है ना। अब क्या कह रहा है
कि समुच्चय निर्माण में है और आपको सारणीबद्ध में है, और किस में लिखना है आपको, समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो बड़ा सिंपल सा है। देखिए कैसे लिखोगे आप इसको, आप इस तरह से लिखोगे 3 6 9 12 है, 3 6 9 12 है। तो x सच दैट x क्या बोलोगे, क्या चीज कि ये क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है किसका, 3 का। क्या बोलोगे, संख्या 3 का गुणनखंड है, 3 का गुणनखंड है ना, है गुणनखंड है। ठीक है, ये चीज़ है। और ये क्या है, 12 से छोटा है। तो क्या बोलोगे कि x क्या है, लेस देन 12, लेस देन इक्वल कर लो 12, मतलब 12 से छोटा गुणनखंड या 12 के बराबर है। इस तरह से आप लिख सकते हो। उसी तरह से इसका देखो क्या लिखोगे, x सच दैट x संख्या क्या है, 2 का क्या है, 2 का गुणनखंड है, 2 का वर्ग है, 2 दूना 4, 2 दूना 2 का क्या है, 2 का पावर n है, 2 का पावर n है। संख्या x दैट x संख्या 2 का पावर n है, और n का वैल्यू क्या है, लेस देन कहाँ तक दोगे, n का वैल्यू लेस देन 6 तक, मतलब 5 दोगे तो 32। देखिए 1 दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 दोगे तो क्या हो गया, 2 दोगे तो 2 दूना 4, 3 दोगे तो 8, 4 दोगे तो 16, 5 दोगे तो पावर कितने हो जाएगा, 32। 6 तो पावर दे नहीं सकते, इसलिए कि n का वैल्यू कहाँ से, 6 से छोटा है ना। ये चीज़ ध्यान रखोगे आप, ठीक है ना। अब 0 से बड़ा भी दोगे, ऐसा नहीं कि अब बोलोगे सर 0 दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं देना, ठीक है आपको। अब देखिए ये किसका गुणनखंड है, 5 का है ना। तो क्या बोलोगे, x सच दैट x क्या है, 5 का संख्या, 5 का क्या है, वर्ग है, 5 का n है। देखिए और क्या बोलोगे, n क्या है, n जो है छोटा है किससे, 5 के दोगे पावर 1 5, 5 पावर 2 दोगे 25, 5 पावर 3 दोगे 125, 5 पावर 4 दोगे 625, मतलब 5 से छोटा है। ठीक है, ये चीज़ है। अब 2 4 6 है, तो इसके बारे में क्या लिखोगे, है ना, लिखोगे x सच दैट, है ना, क्या लिखोगे, x सच दैट x संख्या क्या है, 2 का गुणनखंड है, 2 का गुणनखंड है, सॉरी यहाँ गुणनखंड मत देना, गुणज दे देना, सॉरी है ना। क्या लिखोगे, गुणनखंड अलग चीज़ होती है, गुणज लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, x दैट x संख्या 2 का क्या है, 2 का गुणज है, 2 का क्या है, गुणज है। ठीक है, ये चीज़ है। और क्या है, x किससे छोटा है, x छोटा है 6 से। ठीक है, ये चीज़, सॉरी 7 कर लेना, क्योंकि 6 वैल्यू है, 7 कर लेना। ठीक, अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1 4 9 100 तक, मतलब 1 का स्क्वायर करोगे तो कितने, 1, 2 का स्क्वायर करोगे कितने, 4, 3 का स्क्वायर करोगे कितने, इतने। तो ये हो क्या रहा है, x सच दैट x बोलोगे संख्या क्या है, क्या है, n का वर्ग है, क्या है, n का वर्ग है, n स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो n स्क्वायर है और ये n का वैल्यू कहाँ है, लेस देन 11, लेस देन 11 से छोटा होगा, 11 से क्या होगा, छोटा होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बोलोगे कि सर किसी का आंसर मिल रहा होगा, किसी का नहीं मिल रहा होगा, तो बिल्कुल इसके लिए आपको परेशानी नहीं लेनी है। इसको आपको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जो लिखोगे उस तरह से, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है ना। अब इसको हो सकता है तुम एक्सरसाइज में कुछ आंसर और भी हो, लेकिन प्रोसेस जो है ये है इसका लिखने का, है ना। तो अनेक रूप से आप इसको लिख सकते हो, बिल्कुल आपको जो इच्छा करे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए समुच्चय का जो 5वां क्वेश्चन है, पहला अध्याय का 1.1 का, कह रहा है कि समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। देखिए जितना भी अवयव है ना उसको सूचीबद्ध करना, मतलब सारणी के रूप में लिखना है। ठीक है, अब देखिए बड़ा आसान है, कह रहा है कि x सच दैट एक विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या आप किसको बोलोगे, बड़ा आसान है। देखो क्या बोलोगे कि a बराबर, क्या बोलोगे, a बराबर क्या आ जाएगा, विषम प्राकृत संख्या, मतलब जो 2 से विभाजित ना है, 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से आपको जहाँ तक ले जाना वहाँ तक लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक। कह रहा है बी नंबर में x सच दैट x क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, b समुच्चय बराबर। तो क्या लिखोगे, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा।
है ना। तो इसमें कोई भी लिख लो, 9/2 मतलब 4.5, -1/2 मतलब 0.5, कितने 0.5, है ना। तो पॉइंट माइनस में हाफ हो गया, तो क्या लिख सकते हैं इसको, -1/, इसका तो बहुत सारा आंसर होगा, आपको जो लिखना है लिख सकते हो। -1/4 भी लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो और 4 भी लिख सकते हो, और बहुत सारे आंसर लिख सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं लिखना चाहते हो, नहीं भी लिखना चाहते हो, लिख भी सकते हो -1/4, ठीक है। ये चीज़ है, बहुत सारा हो सकता है। और सी नंबर का जो है, सी नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि एक पूर्णांक है और x² लेस देन इक्वल्स टू 4, कह रहा है कि x क्या है, 4 से छोटा या बराबर है। तो 4 से छोटा या बराबर होगा तो x की वैल्यू कितने, जब x² = 4 है तो x की वैल्यू परे हो द्विघात समीकरण में, x बराबर क्या हो जाएगा, +-2। क्यों, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करोगे तो भी रिजल्ट 4 और माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी रिजल्ट 4। तो कितने वैल्यू हो जाएगा, 2 और -2 हो जाएगा। इसको या -2 और 2 भी लिख सकते हो, जो भी इच्छा करे लिख सकते हो आप। अब देखिए डी नंबर जो है क्या कह रहा है, लॉयल है। तो लॉयल को कैसे लिखोगे, LOYA, और L तो आएगा नहीं क्योंकि L आपने पहले लिख चुके हैं, आपने L पहले लिख लिए हैं, है ना। अब कह रहा है x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो देखिए सबसे पहले आप किस में जानते हो कि किस में 31 दिन नहीं होते, फरवरी, है ना, क्या बोलोगे, फरवरी, ठीक। उसके बाद किस में होते हैं, अप्रैल में 31 दिन नहीं होते, 30 का महीना लगता, मार्च भी होता है अप्रैल 31 दिन का, ठीक है। तो अप्रैल, जनवरी भी 31 दिन का। उसके बाद क्या बोलोगे आप, जून, हमको जहाँ तक है, हाँ जून क्या होता है, 31 का महीना लगता है। और सितंबर, क्या चीज़, सितंबर, है ना, सितंबर। और नवंबर, देखिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है ना, तो बड़ा आसान तरीका है याद करने का। जनवरी के बाद फरवरी, जनवरी छोड़ दिए, फरवरी के बाद मार्च, क्या चीज, फरवरी, ठीक है। तो जनवरी के बाद फरवरी लिख दिए, जनवरी छोड़ दिए। फरवरी के बाद मार्च लिख दिए, अप्रैल के बाद मई छोड़ दिए, जून लिख दिए। जून के बाद जुलाई अगस्त, यहाँ पे याद रखना 2 महीना का गैप होता है, जुलाई अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर, मतलब सिर्फ जून और सितंबर के बीच याद रखना है 2 का गैप, बाकी सब के बीच 1 गैप होता है, तो वो 30 के महीने लगते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। 30 के महीने वाला है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है आपको। x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो मतलब 31 दिन से कम वाला, मतलब 30 दिन या 29 दिन। 29 वाला क्या होगा, 28 29 तो फरवरी ये होता है, बाकी सब क्या चीज़, ये सब 30 दिन के हैं, है ना। तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है आपको, है ना, कन्फ्यूज नहीं होना है। कह रहा है x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर, एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। अब देखिए k से पहले आता है, तो k से पहले क्या आएगा, है ना, ABCDEFGHIJ, के तो आएगा नहीं, के से पहले, है ना। तो ये हो गया इसका क्या चीज़, समुच्चय हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, निरूपित कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आगे जो कह रहा है कि मिलान करना है आपको, कह रहा है कि 1 2 3 6। अब देखिए 1 2 3 6 आपको इस ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है, कह रहा है कि अभाज्य संख्या जो 6 का भाजक है, ये सब अभाज्य संख्या दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, 6 क्या है, भाज्य है, तो ये नहीं होगा। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, ये भी नहीं है, तो कौन सा बोलोगे, एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है। ये सब क्या है, प्राकृत संख्या और 6 की क्या है, भाजक है। तो एक का क्या बोलोगे, सी है, एक का क्या है, सी है। फिर 2 3, देखो 2 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये वाला क्या बोलोगे कि 2 3 अभाज्य भी है और 6 का भाजक भी है, तो किसका है, ए का है। मैथमेटिक्स का ये क्या है, सारणीबद्ध विधि है ना, तो यहाँ पे ये क्या बोलोगे, इसका है डी का, और ये किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका, ठीक है।